हेलो स्टूडेंट्स, सभी को सुप्रभात, नमस्कार। चौहान एकेडमी खंडवा में राजेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस स्टडी में आगे पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक संगठन के बारे में। व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों में हमने एकल स्वामित्व, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, सहकारी समिति और कंपनी स्वरूप के बारे में पढ़ा। आज हम उसी यूनिट में आगे पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक संगठन के रूप का चयन। एक व्यावसायिक संगठन जिनके बारे में अभी हमने अलग अलग विभिन्न स्वरूपों के बारे में पढ़ा कि एकल स्वामित्व क्या होता है, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय क्या होता है, साझेदारी क्या होती है, कंपनी क्या होती है। तो हम भी फ्यूचर में किसी स्वरूप को अपनाना चाहे, किसी व्यवसाय को करना चाहे, तो उसके चयन करते समय हमें कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन कौन सी बातें इम्पोर्टेंट है किसी भी स्वरूप का चयन करते समय, तो वो हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर दी गई है सुविधाजनक गठन। किसी भी व्यावसायिक संगठन के किसी भी स्वरूप का यदि हमें चयन करना हो कि हमें एकल व्यापार करना है, पार्टनरशिप चलाना है, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय चलाना है, सहकारी समिति की स्थापना करना है या कंपनी बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है सुविधाजनक गठन। भाई, कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है कि मुझे किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने में आसानी हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, सुविधा हो, तो इसलिए वो ये देखता है कि कौन से व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में उसे सुविधा होगी, मतलब सुविधाजनक होगा वो। तो सबसे पहला पॉइंट देखता है सुविधाजनक गठन की दृष्टि से। व्यवसाय का गठन सुविधाजनक होना चाहिए और इस दृष्टि से इतने सारे स्वरूपों में से एक ही ऐसा स्वरूप है जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, वो है एकल स्वामित्व का स्वरूप। क्योंकि इसमें एक ही व्यापार शुरू करता है तो वो आसानी से शुरू कर सकता है, उसे ही पूंजी लगाना है, किसी में किसी प्रकार की कोई वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार से अब ये छोटे व्यापार के लिए उपयुक्त है, लेकिन यदि हमें बड़े पैमाने पर व्यापार करना होगा तो उसके लिए व्यावसायिक संगठन का कंपनी रूप ही उपयुक्त है। छोटे व्यापार के लिए एकल स्वामित्व ठीक है सुविधाजनक दृष्टि से, लेकिन यदि बड़ा व्यापार करना है तो उसके लिए चाहे वैधानिक औपचारिकताओं पूरे करना पड़े, हमें कंपनी स्वरूप ही अपनाना ज्यादा उचित है। चलिए, दूसरा हमें कौन सी बात ध्यान देना चाहिए? दूसरी बात ध्यान देने वाली बात कौन सी है? पूंजी की मात्रा। देखिए, किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूंजी। यदि व्यवसाय है तो बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है, तो कंपनी रूप ही सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो पूंजी है शेयर में बटी हुई रहती है और हम पब्लिक से वो शेयर के रूप में पूंजी एकत्रित कर सकते हैं। तो यदि हमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है तो कंपनी रूप ही उपयुक्त है। साझेदारी फर्मों में भी साझेदारों की पूंजी मिलाकर साधनों को बढ़ाया जा सकता है। साझेदारी में भी यदि उससे मीडियम आकार का हमें बिजनेस करना है तो हम 2 या 4 पार्टनर मिल करके पूंजी एकत्रित करके व्यापार को कर सकते हैं। और यदि छोटा व्यवसाय करना है तो उसके लिए हमें एकल स्वामित्व हम कर सकते हैं। चलिए, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट कौन सा है? दायित्व। अब दायित्व की दृष्टि से देखें तो हमने अभी पहले हम पढ़ चुके हैं कि एकल स्वामित्व और साझेदारी में दायित्व असीमित होता है। असीमित का मतलब ये होता है कि उन्हें दायित्व का भुगतान करने के लिए अपनी पर्सनल संपत्ति भी लगाना पड़ सकती है, जबकि कंपनी स्वरूप में सीमित दायित्व होता है। जिस अंशधारी ने जितने भी शेयर खरीदे उसका उतना दायित्व होता है। तो दायित्व की यदि नजर से देखें तो कंपनी स्वरूप सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें दायित्व सीमित होता है, जबकि एकल स्वामित्व साझेदारी व्यवसाय में दायित्व असीमित होता है। चलिए, अगला पॉइंट देखिए, जीवन काल। कंपनी का जीवन काल शाश्वत रहता है। कंपनी का जन्म ही कानून के द्वारा होता है और उसकी अंत भी कानून के द्वारा होता है, तो शाश्वत रहता है। एकल स्वामित्व में हमने देखा कि व्यक्ति के चले जाने के बाद व्यापार भी अंत हो जाता है। साझेदारी में पार्टनरशिप उनके बीच में जब तक समझौता रहता है तब तक चलती रहती है।
तो मृत्यु, पागल, दिवालिया आदि की दशा में एकल स्वामित्व साझेदारी प्रभावित होती है। कोई पार्टनर की मृत्यु हो गई, साझेदारी समाप्त हो सकती है। एकल स्वामित्व में एक ही मालिक की मृत्यु होने से साझेदारी समाप्त हो सकती है, परंतु कंपनी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब यदि जीवन काल देखा जाए तो कंपनी वाला जो स्वरूप है सबसे बेस्ट है। आगे हम देखते हैं प्रबंध कुशलता, मैनेजमेंट। प्रबंध कुशलता के मामले में जो कंपनी का स्वरूप है सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें संचालक मंडल होता है और सभी योग्य होते हैं। साझेदारी व्यवसाय उससे थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि इसमें भी 4 साझेदार रहते हैं, उनकी प्रबंध कुशलता 4 गुनी होती है। और प्रबंध कुशलता के मामले में एकल स्वामित्व व्यवसाय बहुत ही कमजोर है, क्योंकि वहां पर एक ही व्यक्ति की प्रबंध कुशलता कम होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्यवसाय की प्रकृति। जिन व्यवसाय में ग्राहक से प्रत्यक्ष संपर्क करने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे व्यवसाय में एकल स्वामित्व ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन ऐसा कोई सा व्यवसाय है जहां पर ग्राहक से डायरेक्ट संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर कंपनी व्यवसाय सबसे बेस्ट है। चलिए और आगे देखते हैं नियंत्रण की मात्रा। यदि व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण करना हो तो उसके लिए एकल स्वामित्व सबसे बेस्ट है, और यदि हमें पूर्ण नियंत्रण न होकर इस नियंत्रण को अन्य के साथ बांटना पड़े तो उसके लिए पार्टनरशिप या कंपनी उपयुक्त है। सरकारी नियमन, यदि हम चाहते हैं कि सरकार का कम से कम कंट्रोल हो तो आप एकल स्वामित्व व्यापार शुरू करिए, एक साझेदारी स्टार्ट करिए। इनमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि कंपनी में सबसे ज्यादा कंपनी सरकार का इंटरफेयर होता है। अतः निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि व्यवसाय का चुनाव अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। हमें यदि कोई सा बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें ये सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हमने ये बातें तय कर ली, हमने ये सोच लिए पॉइंट कि किसी व्यवसाय को चयन करते समय इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, और हमें कोई सा पॉइंट उपयुक्त लगा ये इनका निष्कर्ष निकाल लिया। अब हम नए व्यवसाय की स्थापना हम करना चाहते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई सा नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम कौन कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे कि मुझे कोई सा व्यवसाय शुरू करना है, तो सबसे पहले तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा व्यवसाय की प्रकृति का चुनाव, कि व्यवसाय की प्रकृति का चुनाव करना पड़ेगा। देखिए पहला है, व्यवसाय का चुनाव करते समय उसकी लाभप्रदता तथा भावी संभावनाओं को ध्यान में रखना होगा। भाई हम व्यवसाय क्यों कर रहे हैं? लाभ कमाने के लिए। तो किसी भी व्यवसाय का चुनाव करते समय हमें ये देखना ही पड़ेगा कि उस व्यवसाय से मुझे कितना लाभ होगा और भविष्य में उसकी क्या संभावना है। इसको ध्यान में रख करके ही मुझे व्यवसाय की प्रकृति को चुनना पड़ेगा। अब उसका चुनाव करना उपयुक्त रहता है जिसमें प्रवर्तक की अपनी रुचि हो। भाई हम वही व्यवसाय करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, हमारी रुचि हो, हम जिसमें हमारा मन लगता हो। परंतु रुचि होने के साथ में साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। तो हमारा रुचि तो बहुत बड़ा व्यवसाय करने की, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं होगी, साधन नहीं होगा तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातों का ध्यान करना पड़ेगा। एक तो लाभप्रदता देखना पड़ेगी, कितना प्रॉफिट होता है, भविष्य में क्या संभावना है उसकी व्यापार की। तीसरा हमारी रुचि क्या है, और चौथा हमारे पास साधन कितने उपलब्ध हैं। इसके बाद हम व्यवसाय की प्रकृति का चुनाव कर सकते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्यवसाय के अवसर का प्रारंभिक अनुसंधान। हम जिस फील्ड में रहते हैं उस फील्ड में चारों तरफ हमें खोजबीन करना पड़ेगी कि इस फील्ड में कौन सा व्यवसाय ज्यादा उपयुक्त रहेगा, और इस टाइप का जो व्यवसाय हम करने वाले हैं वो व्यवसाय अभी वर्तमान में वो व्यवसाय प्रतिष्ठान की दशा क्या है आज की परिस्थिति में, फिर वो बाजार में कितनी तथा किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, उस प्रकार के व्यापार में कितनी दुकानें हैं, उनके बीच में किस प्रकार का कंपटीशन है, उनकी क्या स्थिति है, व्यवसाय का कितना विस्तार संभव है, अतः इस प्रकार का व्यवसाय हम कितना बढ़ा सकते हैं, आवश्यक सामग्री इसके लिए कहाँ से उपलब्ध होगी, कहाँ से सामग्री लाना पड़ेगी, पूंजी की संरचना क्या होगी, इसमें पूंजी किस प्रकार से विभाजित होगी। इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान हमें खोजना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा। भाई किसी भी व्यवसाय को चालू करना कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए इन सारी बातों के बारे में पहले हमें खोजबीन करना पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि हमारे आसपास कौन सा व्यवसाय ज्यादा उपयुक्त होगा, उस टाइप का व्यवसाय यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी दशा क्या है, ऐसे कितने दुकानदार हैं, उनके बीच में किस प्रकार का कंपटीशन है, उसमें उनकी पूंजी संरचना किस प्रकार की होती है, उसके लिए सामग्री कहाँ से मिलेगी, ये सारी बातों को हमें सोचना पड़ेगा। चलिए तीसरा पॉइंट,
ये सभी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए ध्यान देने वाली बातें। हमें यदि व्यवसाय को प्रारंभ करना है तो इन सारी बातों पर विचार करना पड़ेगा। चलिए तीसरी बात देखते हैं, व्यावसायिक संगठन का स्वरूप। हम कौन सा स्वरूप अपना जानना चाहते हैं? व्यावसायिक संगठन के स्वरूप से आशय यह निर्धारित करना है कि व्यवसाय एकल स्वामित्व होगा, साझेदारी का होगा, कंपनी का होगा या सहकारी समिति का होगा। प्रत्येक स्वरूप के अपने अपने गुण दोष हैं जिनका सापेक्षिक अध्ययन करने के चयन संबंधी निर्णय लेना चाहिए। तो हम पूरी तरह से इनका अध्ययन कर लें, उसके बाद ही हम इसको सिलेक्ट करें कि मुझे एकल स्वामित्व करना है, साझेदारी करना है, कंपनी स्थापित करना है, सहकारी समिति चलाना है, कौन सा स्वरूप मैं अपनाना चाहता हूँ। चलिए चौथी बात, पूंजी की उपलब्धता। भाई व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए, तो पूंजी के बिना व्यवसाय को स्थापित और संचालित करना संभव नहीं है। पूंजी के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते बिजनेस करने का। अतः किसी व्यवसाय की स्थापना से पूर्व यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो पहले तो ये सोचना ही पड़ेगा कि मैं जो बिजनेस करने वाला हूँ उसमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है। फिर पूंजी की अपर्याप्तता व्यवसाय के विस्तार और नए अवसरों को मैं बाधा डालती है। मेरे पास यदि पूंजी नहीं होगी तो मैंने बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया तो मैं उसका विस्तार नहीं कर पाऊंगा, उसका संचालन नहीं कर पाऊंगा, उसको उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको दूर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पूंजी की उपलब्धता को ध्यान में रखना पड़ेगा। पूंजी की उपलब्धता का मतलब कि अभी मैंने व्यापार शुरू किया है लेकिन फ्यूचर में मुझे पूंजी जरूरत पड़ी तो और कहाँ से मिल सकती है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए स्थान का चुनाव, ये तो सबसे बेस्ट चीज है। किसी व्यवसाय का या उद्योग की सफलता में उसके स्थान का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थान, अतः उद्योग की स्थापना करते समय स्थान का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उद्योग की स्थापना करते समय इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में कच्चा माल आता है ट्रक से, यातायात के साधन क्या है, फिर माल कहाँ से मिलेगा, तो जहाँ परिवहन संचार के साधन उपलब्ध हो, कच्चा माल आसानी से सुलभ हो, श्रम सस्ता और कुशल हो, कोई मजदूर आसानी से मिल जाए, सस्ती दरों पर विद्युत भी उपलब्ध हो, बिजली की उपलब्धता हो, पर्याप्त बैंकिंग की सुविधाएं हो, फिर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और कर मुक्ति की सुविधा हो। ये सारी बातों को ध्यान देना पड़ेगा किसी इंडस्ट्री को हमें शुरू करना है तो। फिर फर्म तथा संयंत्र के आकार का निर्धारण, यह भी सुनिश्चित करना उपयुक्त होता है कि फर्म व संयंत्र कौन सा आकार अनुकूलतम होगा। इसके लिए तकनीकी, विपणन, वित्तीय व प्रबंधकीय पहलुओं पर गहनता से विचार करना पड़ेगा। भाई किसी भी संयंत्र को हमें स्थापित करना है तो उसका आकार कैसा होगा, उस अनुकूलतम आकार कौन सा है, ये चीज देखना पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी कौन सी उपयोग की जाएगी, मार्केटिंग क्या होगा, फाइनेंशियल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये सभी पहलुओं पर गहनता से विचार करना होगा। और न्यूनतम लागतों पर अधिकतम श्रेष्ठ उत्पादन संभव हो, कि कम से कम लागत पर श्रेष्ठ उत्पादन हो सके, ये देखना पड़ेगा। कर्मचारीगण का चुनाव, तो किसी भी व्यवसाय में कर्मचारी ईमानदार यदि होता है तो उसमें अधिक प्रॉफिट होता है। तो कर्मचारी ईमानदार हो, योग्य हो, तभी वो फर्म या कंपनी उचित लाभ कमा सकती है। प्रबंध तथा संगठन, और इसके लिए कर्मचारियों का चयन वैज्ञानिक रीति से होना चाहिए। प्रबंध और संगठन, व्यवसाय का चयन करते समय यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका प्रबंध और संगठन किस प्रकार से किया जाएगा। ये सारी बातें जो हैं, इसमें से करीब 5 पॉइंट हम आसानी से याद कर लें, क्योंकि ये दो जो पॉइंट मैंने समझाए, दो में से एक प्रश्न जरूर आता है। एक तो व्यावसायिक संगठन के चुनाव करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा जो है ये वाला पॉइंट अभी मैंने नए व्यवसाय की स्थापना में ध्यान रखे जाने वाले तत्व, दो में से एक प्रश्न जरूर आता है परीक्षा में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। चलिए, ये दोनों पॉइंट को आप अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारी इतनी क्लास की। आप इसमें से 2 प्रश्न मैंने आज समझ एक प्रकार से तैयार करा। किसी व्यावसायिक संगठन के स्वरूप करते समय कौन कौन सा बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक नया व्यवसाय प्रारंभ करते समय कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।